वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स इन सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। बेटा, आपकी एग्जाम्स में 15 डेज केवल आप भी बचे हुए हैं और इन 15 डेज में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करना है। इसलिए ये वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रिपरेशन के इस पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखेंगे। नाउ we are going to start chapter first, NPO, not for profit organization। इस चैप्टर में किस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम इसमें जो है डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। फर्स्ट, द क्वेश्चन इज अराइज व्हाट इज NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? Such type of organization which are established to provide services is called NPO, not for profit organization, जिसे हम गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। ऐसी संस्था जो लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सेवा भावना के उद्देश्य से स्थापित की जाती है, ऐसी संस्थाओं को नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गैर व्यापारिक संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना हिसाब किताब किस प्रकार से रखती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपना हिसाब रखने के लिए अकाउंट तैयार करती है। नंबर 1, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। Number next, income and expenditure account, income and expenditure account and balance sheet। प्राप्ति भुगतान खाता, आयव्यय खाता और बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज सच टाइप ऑफ अकाउंट in which all cash transactions are recorded। प्राप्ति भुगतान खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें सारी नगद प्राप्ति और भुगतान का लेखा किया जाता है। All capital receipts and revenue receipts are written in receipts and payment account। सारी पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत आय, आगमगत प्राप्ति और आगमगत आय, ठीक है, इन सभी का लेखा इसमें किया जाता है। उसी प्रकार सारे पेमेंट, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे पूंजीगत भुगतान हो या आयगत भुगतान हो, सभी का लेखा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में किया जाता है। व्हाई रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? प्राप्ति भुगतान खाता क्यों बनाया जाता है? टू नो द कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। वर्ष के अंत में रोकड़ शेष जानने के लिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? विच टाइप ऑफ अकाउंट इज रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट? सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। नाउ आफ्टर दिस, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आयव्यय खाता तैयार किया जाता है। आयव्यय खाता क्या होता है? व्हाट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ सच अकाउंट इन विच ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द करेंट ईयर आर रिटर्न। आयव्यय खाता वो होता है जिसमें चालू वर्ष के आगमगत व्यय और आगमगत आय को लिखा जाता है। बार बार होने वाले खर्चे और बार बार होने वाली आय को इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा जाता है। कौन से एक्सपेंडिचर नहीं लिखे जाते हैं? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखे जाते। जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा
वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जाते हैं। अब इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंट ईयर के जितने भी खर्चे होते हैं वो लिखे जाते हैं। अगर उसमें लास्ट ईयर का कोई एक्सपेंसेस इंक्लूड है तो लेस करना होगा, और अगर उसमें नेक्स्ट ईयर का कोई एक्सपेंसेस है तो वो लेस करना होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, द एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम is called deficiency। एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्चों का आय पर आधिक्य क्या कहलाता है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बाद जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट में सारे एक्सपेंडिचर लिखे जाते हैं। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम हो तो जो आता है उसे बोला जाता है डेफिशिएंसी, उसे डेफिशिएंसी कहा जाता है। जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा और इनकम कम, तो ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। इनकम के ऊपर खर्च जब अधिक होते हैं तो वो कहलाता है डेफिशिएंसी। बट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, जब आय ज्यादा और खर्च कम है। आय का व्यय पर आधिक्य क्या कहलाता है? सरप्लस। आय का व्यय पर आधिक्य क्या कहलाता है? सरप्लस। ठीक है, इसे हम बचत कहते हैं। प्रॉफिट ट्रेडिंग कंडीशन की कंडीशन में कहते हैं, और नॉन ट्रेडिंग की कंडीशन में इसे सरप्लस कहा जाता है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्यों बनाया जाता है? कैश बैलेंस जानने के लिए। इनकम एक्सपेंडिचर क्यों बनाया जाता है? सरप्लस एंड डेफिशिएंसी जानने के लिए। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं उन्हें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में लिखा जाता है, बट केवल रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंडिचर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। एक गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के साधन कौन कौन से होते हैं? गैर व्यापारिक संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम के सोर्स क्या होते हैं? इनकी इनकम का सबसे पहला जो सोर्स होता है बेटा, और वो होता है सब्सक्रिप्शन, जिसे चंदा के नाम से भी कहा जाता है कि इतना मेंबरशिप उनसे मिल रही है। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। एक गैर व्यापारिक संस्था की आय का सबसे मुख्य सोर्स कौन सा होता है? और वो होता है सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इनकम ऑफ सोर्सेस कौन कौन से हैं, उनके नाम। सब्सक्रिप्शन, एंट्री फीस, ये सोर्सेस ऑफ इनकम है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आता है कि इनकम ऑफ सोर्सेस में सब्सक्रिप्शन, एंट्री फीस, प्रवेश शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये इनकी इनकम के सोर्स हैं। एंड देन डोनेशन एनपीओ की इनकम का सोर्स होता है। इसके अलावा लीगेसीज, अब ये जो इनकी इनकम है, लेकिन लीगेसीज क्या होता है अभी हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
ये एनपीओ की आय के साधन होते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम के सोर्सेस होते हैं सब्सक्रिप्शन, एंट्री फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या कोई भी अदर इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि ये जो आपकी इनकम है इसमें से कुछ होती है रेवेन्यू इनकम और कुछ होती है कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम क्या होती है? जो बार बार होने वाली है। सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम, ये रिसीट्स एंड पेमेंट के डेबिट में लिखी जाती हैं और इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखी जाती है। पहली बात, एंट्री फीस रिसीट्स एंड पेमेंट के डेबिट में लिखते हैं और इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी एडजस्टमेंट में लिखा रहता है कि एंट्री फीस का पूंजीकरण करना है, कैपिटलाइजेशन करना है, तो उस कंडीशन में एंट्री फीस को इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाता। दूसरी बात, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप को इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में और रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट में लिखा जाता है। जनरली लाइफ मेंबरशिप फीस जो है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इसे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाना चाहिए। लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है तो एमपी बोर्ड के अंतर्गत लाइफ मेंबरशिप फीस को आयगत माना जाता है, इसलिए उसे इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिख दिया जाता है। लेकिन अगर स्पष्ट इंफॉर्मेशन है कि इसका कैपिटलाइजेशन करना है तो फिर इसे इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा जाएगा। दूसरी बात बेटा, डोनेशन, डोनेशन डेबिट में आता है रिसीट्स एंड पेमेंट के। डोनेशन दो प्रकार का होता है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल डोनेशन रिसीट्स एंड पेमेंट के डेबिट में भी आता है और इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में जाता है। बट स्पेसिफिक डोनेशन की बात चलती है, विशेष प्रकार का चंदा जो किसी स्पेशल पर्पस से मिला जाता है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग बनाने के उद्देश्य से मिला है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर एनी कल्चर फंड, कोई सांस्कृतिक फंड बनाना है, उस पर्पस से आपको डोनेशन मिल रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल रिसीट्स, सॉरी एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रिसीट्स होता है तो उसे रिसीट्स एंड पेमेंट के डेबिट में लिखना है, पर इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में नहीं लिखा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है? विशेष प्रकार का दान, ठीक है, जो मिलता है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए मिलता है, इसलिए उसे बोला जाता है कैपिटल रिसीट्स। तो ऐसी कंडीशन में उसे रिसीट्स एंड पेमेंट के डेबिट में लिखते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में नहीं लिखते हैं। दूसरी बात बेटा, एक वर्ड आता है लीगेसीज। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर लीगेसीज? वसीयत क्या है? लीगेसीज इज अ लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी कैसे? जब भी कोई वसीयत आपको मिलती है, ये कैपिटल रिसीट से, इसलिए इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा जाता है। कई जो लोग होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह एनपीओ को डोनेट कर देते हैं, ठीक है, तो वो वसीयत है जो बार बार होने वाली इनकम नहीं है। इसलिए ऑब्जेक्टिव में अगर क्वेश्चन आता है लीगेसीज आर, लीगेसीज क्या हैं, तो ये लाइबिलिटी साइड में जाता है। उसके बाद में कोई भी अमाउंट जो फंड में ट्रांसफर होती है, हर प्रकार का फंड बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन आता है बेटा, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज ऑलवेज, और आगे क्वेश्चन मार्क। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। इसके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहते हैं, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड अदर ऑप्शंस आर गिवन। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में
हमेशा डेबिट बैलेंस शो होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन इनकम का सोर्स है। अगर आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है तो ये क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लाइबिलिटी ऑफ द एनपीओ, क्योंकि इट इज नॉट रिलेटेड फ्रॉम द करंट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में लिखा जाता है, और अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो उसमें सब्सक्रिप्शन में से उसे लेस किया जाता है। तो जो सब्सक्रिप्शन होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन इज अ लाइबिलिटी। और अगर आपके पास लिखा रहे हैं एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या है? जो लेना बाकी है। तो एक्रूड इनकम इज असेट्स ऑफ द बिजनेस या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो लेना बाकी, जो करेंट ईयर की इनकम है जो अभी नहीं मिली है, तो इसे बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखा जाता है और ये आपकी असेट्स है। नेक्स्ट हमारा जो आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं? विच ट्रांजैक्शंस आर रिटन इन इनकम एक्सपेंडिचर? तो अगर ऑप्शन में ईयर्स दे रखे हैं तो हमें लिखना है करेंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन आते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन दिए हैं दूसरे तो इसमें आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू इनकम आर रिटन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट आपका जो आता है बेटा नेक्स्ट आपका जो आता है द मेन एम ऑफ एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एनपीओ का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है और वो होता है सोशल सर्विस, सर्विस प्रोवाइड करना। जितनी भी गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं, समाज सेवा करना, सोशल वेलफेयर इनका उद्देश्य होता है। ठीक है। अब इसके पश्चात कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड? ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। ठीक है। इतना डिस्क्रिप्शन के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं उस पर हम और डिस्कस करते हैं। जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज समरी ऑफ, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। ये इसका आंसर क्या आएगा? ये कैश बुक है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी रिप्रेजेंट, जैसे अभी हमने देखा था कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। आय का व्यय पर आधिक्य सरप्लस कहलाता है, और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, खर्चों का आय पर अधिक डिफिशिएंसी कहलाता है। उसी प्रकार एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी, जब असेट्स ज्यादा और लाइबिलिटी कम हो, संपत्ति का दायित्व पर आधिक्य क्या कहलाता है? कैपिटल। जब असेट्स में से हम लाइबिलिटीज को घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा कैपिटल। एंड देन द मेन एम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता बनाने का मुख्य उद्देश्य सोशल सर्विस, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, यह इसका उद्देश्य होता है। बिफोर प्रिपेयर बैलेंस शीट डैश इज कैलकुलेटेड, बैलेंस शीट बनाने से पहले किसका कैलकुलेशन किया जाता है? कैपिटल का।
कारण क्या होता है बेटा कि जैसे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप बनाते हो, उसकी सहायता से आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हो, इनकम एक्सपेंडिचर से सरप्लस या डेफिशिएंसी निकलता है, और ये सरप्लस या डेफिशिएंसी बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड या लेस होती है। तो कभी कभी हमें कैपिटल की अमाउंट नहीं दी जाती है, जो कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टेटमेंट बना करके ज्ञात करना पड़ती है। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमेशा कैपिटल को कैलकुलेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फाउंड फ्रॉम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्या ज्ञात किया जाता है? सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से क्या ज्ञात करते हैं हम? कैश बैलेंस। कैश बैलेंस जानने के लिए हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। विच आइटम्स आर रिटर्न इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन आए कौन सी आइटम रिसीट्स एंड पेमेंट में लिखी जाती है, तो ओनली कैश ट्रांजेक्शन। बट अगर क्वेश्चन आ जाए विच आइटम्स आर नॉट रिटर्न इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसका आंसर होगा नॉन कैश आइटम। रिसीट्स एंड पेमेंट में कौन से आइटम लिखी जाती है? कैश, चाहे वो कैपिटल हो या रेवेन्यू हो। लेकिन अगर आए कि विच आइटम्स आर नॉट रिटर्न इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसका आंसर होगा नॉन कैश आइटम। एंड बाय विच अकाउंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। किस अकाउंट की सहायता से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है? तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की सहायता से कौन सा अकाउंट बनाया जाता है? रिसीट्स एंड पेमेंट की सहायता से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। तो इस प्रकार बेटा इस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड हमने सारे शॉर्ट क्वेश्चन देखे हैं, और जितने भी इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन से फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आप इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल पर आप देख सकते हैं पीडीएफ के थ्रू। एंड इसके भी पश्चात अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो बेटा, तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड बी प्रिपेयर एंड वर्क हार्ड to get position in merit. If you have any types of problems, you can discuss with me by the phone or Instagram or Telegram, any other you can ask from me anything. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। थैंक यू।